सोचिए एक 14 साल की लड़की है हम्म। और उसे एक दिन एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है। उस पे कोई पता नहीं, कोई नाम नहीं, बस 2 शब्द लिखे हैं, तुम कौन हो। और बस इसी एक सवाल से सब कुछ शुरू हो जाता है। हाँ, एक ऐसा सफर जो हजारों साल के इतिहास और इंसानी सोच की दुनिया के दरवाजे खोल देता है। हाँ। आज हम जॉस्टिन गार्डर की मशहूर किताब सोफीज वर्ल्ड की दुनिया में एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। ये एक ऐसी किताब है जो एक रहस्यमयी कहानी के जरिए दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी जैसे भारी भरकम विषय को समझने का एक बहुत ही अनोखा तरीका पेश करती है। बिल्कुल। हाँ, और आज की हमारी चर्चा सिर्फ इस कहानी का सार बताने के लिए नहीं है। नहीं, हमारी कोशिश ये समझने की है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या जादू है कि ये फिलॉसफी जिससे अक्सर लोग दूर भागते हैं उसे एक रोमांचक जासूसी कहानी में बदल देती है। सही बात है। ये दिखाती है कि सुकरात, प्लेटो और डेस्कार्टेस जैसे बड़े दार्शनिकों के सवाल कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि वो सवाल हैं जो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुद से पूछते हैं या शायद पूछना चाहते हैं। तो चलिए कहानी की नायिका से मिलते हैं। सोफी अमुंडसन, नॉर्वे में रहने वाली एक 14 साल की लड़की। एक दिन स्कूल से घर लौट रही है और उसे अपने लेटर बॉक्स में एक छोटा सा रहस्यमयी लिफाफा मिलता है। अच्छा। वो उसे खोलकर देखती है तो अंदर एक पर्ची पर सिर्फ 2 सवाल लिखे हैं। पहला, तुम कौन हो, और दूसरा, दुनिया कहाँ से आई। और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये तो वो 2 बुनियादी सवाल हैं जिनसे हर धर्म, हर विज्ञान, हर दर्शन की शुरुआत हुई है। बिल्कुल। ये वो सवाल हैं जो इंसान शायद तब से पूछ रहा है जब से उसने पहली बार रात में आसमान की तरफ देखा होगा। सही बात है। और सोफी के लिए भी ये सिर्फ सवाल नहीं थे। एक पल को तो उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, फिर उसे थोड़ा डर भी लगा। लेकिन इन सवालों ने उसके दिमाग में एक ऐसी खुजली पैदा कर दी, एक ऐसी उत्सुकता जगा दी जो पहले कभी नहीं थी। और ये तो बस शुरुआत थी। हाँ, इसके बाद उसे लगातार ऐसे ही अजीब पत्र मिलने लगते हैं और ये पत्र एक अनजान शिक्षक की तरफ से आते हैं जिनका नाम है एल्बर्टो नॉक्स। और यहीं पर एल्बर्टो अपनी पहली और शायद सबसे जरूरी बात सिखाता है। क्या? वो कहता है कि एक अच्छा दार्शनिक बनने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, हैरान होने की क्षमता। हैरान होने की क्षमता? हाँ, वो एक बड़ी खूबसूरत मिसाल देता है। वो कहता है ये पूरी दुनिया एक जादूगर की टोपी से निकले खरगोश की तरह है। वाह! हम सब उस खरगोश के रोए में बसे छोटे छोटे कीड़े हैं, लेकिन ज्यादातर कीड़े इतने अंदर धंस चुके हैं कि उन्हें इस जादू पर कोई हैरानी नहीं होती। मतलब हम सब जिंदगी की आदत डाल लेते हैं और सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। बिल्कुल। अल्बर्टो कहता है कि दार्शनिक वो है जो उस रोए के किनारे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उस महान जादूगर को एक नजर देख सके। अच्छा। तो फिलॉसफी कोई मुश्किल चीज नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को एक बच्चे की तरह आश्चर्य से देखने और ये क्यों है पूछने की कला है। हम बड़े होते होते ये कला खो देते हैं और सोफी इसे दोबारा सीख रही थी। और अल्बर्टो का सिखाने का तरीका भी किसी स्कूल टीचर जैसा बिल्कुल नहीं है। वो सोफी को कोई बोरिंग लेक्चर नहीं देता। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट, तो वो सिर्फ चिट्ठियां नहीं भेज रहा, वो उसे एक तरह की टाइम मशीन में बिठा रहा है। ये तो कमाल का तरीका है हिस्ट्री सिखाने का। हाँ, और यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है। ये फिलॉसफी को मतलब तथ्यों की एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह पेश करती है। अनुभव की तरह? हाँ, सोफी सच में समय में पीछे जाती है। वो प्राचीन ग्रीस की गलियों में पहुंच जाती है जहां वो सुकरात से मिलती है। मतलब वो सुकरात के बारे में पढ़ नहीं रही है? नहीं, वो उसके साथ एथेंस के बाजार में घूम रही है और उससे सवाल कर रही है कि सही और गलत का असली मतलब क्या है। और प्लेटो की वो गुफा वाली कहानी, वो तो कमाल की है। क्या हम उसे थोड़ा और समझ सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि वो पूरी किताब का सार है। जरूर, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। एल्बर्टो सोफी को प्लेटो की गुफा की कहानी दिखाता है। कहानी ये है कि कुछ कैदी हैं जो जन्म से एक गुफा में बंद हैं, जंजीरों से बंधे हुए। वो सिर्फ सामने की दीवार देख सकते हैं। ठीक है। उनके पीछे एक आग जल रही है और उस आग के सामने से कुछ लोग कठपुतलियां लेकर गुजरते हैं। तो कैदियों को दीवार पर सिर्फ परछाइयां दिखती हैं। बिल्कुल, सिर्फ उन कठपुतलियों की परछाइयां, और उनके लिए वही परछाइयां ही असली दुनिया है। क्योंकि उन्होंने उसके अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं। सही कहा।
अब सोचिए, अगर उनमें से एक कैदी को आजाद कर दिया जाए और गुफा के बाहर सूरज की रोशनी में लाया जाए, पहले तो उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी, उसे दर्द होगा, वो शायद वापस अपनी जानी पहचानी परछाइयों की दुनिया में भागना चाहेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी आंखें अभ्यस्त होंगी तो वो असली दुनिया को देखेगा, पेड़, पहाड़, सूरज, और तब उसे समझ आएगा कि जिससे वो अब तक हकीकत समझ रहा था वो तो बस हकीकत की एक परछाई थी। और जब वो वापस जाकर बाकी कैदियों को ये बताने की कोशिश करेगा तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि ये पागल हो गया है। बिल्कुल। प्लेटो के लिए हम सब उन कैदियों की तरह हैं जो अपनी अज्ञानता की गुफा में रहते हैं, और दार्शनिक वो आजाद कैदी है जो हमें उस गुफा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वाह। सोफी के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, उसे एहसास होने लगा कि शायद वो भी किसी तरह की गुफा में रह रही है। ये तो बहुत गहरा है। और ये सफर यही नहीं रुकता। पुनर्जागरण के दौर में वो डेस्कार्टेस से मिलती है और उसके उस मशहूर वाक्य से उसका परिचय होता है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये कितना बड़ा विचार था। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक क्रांति थी। उस दौर में जहां सच का आधार या तो चर्च होता था या राजा, डेकार्टेस ने एक ऐसा बिंदु खोजने की कोशिश की जिस पर कोई शक न कर सके। अच्छा। उसने कहा, मैं हर चीज पर शक कर सकता हूँ। हो सकता है ये दुनिया एक सपना हो सकता है मेरे हाथ पैर असली ना हो, लेकिन मैं इस बात पर शक नहीं कर सकता कि मैं शक कर रहा हूँ। और अगर मैं सोच रहा हूँ, शक कर रहा हूँ, तो मेरे अस्तित्व का होना जरूरी है। यहीं से आधुनिक व्यक्तिवाद की शुरुआत हुई, जहां ज्ञान का केंद्र ईश्वर से हटकर इंसान की चेतना बन गई। तो जैसे जैसे सोफी का ये दार्शनिक सफर आगे बढ़ता है ना, कहानी में कुछ बहुत अजीब चीजें होने लगती हैं। हाँ। मुझे याद है जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि अरे यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल। सोफी को ऐसे सुराग मिलने लगते हैं जो उसकी दुनिया के हो ही नहीं सकते। उसे एक पोस्टकार्ड मिलता है जो लेबनान में तैनात एक यूएन सैनिक ने अपनी बेटी हिल्डे को भेजा है, लेकिन वो पोस्टकार्ड सोफी को मिलता है। ये सब क्या हो रहा था? और यहीं पे लेखक एक बहुत बड़ा दांव खेलता है। वो फिलॉसफी को सिर्फ समझा नहीं रहा, वो पाठक को फिलॉसफी का अनुभव करवा रहा है। सोफी को एहसास होने लगता है कि उसकी दुनिया में कोई दरार है, कोई है जो बाहर से उसे देख रहा है, उसे नियंत्रित कर रहा है। और फिर एक दिन सच सामने आता है जो किसी भी पढ़ने वाले का दिमाग घुमा देगा। सोफी, एल्बर्टो, उसका घर, उसके दोस्त, ये सब असली नहीं है। वे सब एक किताब के किरदार हैं। हाँ, सोफी की पूरी दुनिया एक कहानी है जिसे हिल्डे नाम की एक दूसरी 15 साल की लड़की पढ़ रही है। अच्छा। और इस किताब को हिल्डे के पिता, जो लेबनान में यूएन मेजर है, ने उसके जन्मदिन के तोहफे के तौर पर लिखा। मतलब सोफी का पूरा दर्शन शास्त्र का कोर्स असल में हिल्डे के लिए एक तोहफा है। बिल्कुल। वो सैनिक जो पोस्टकार्ड भेज रहा था, वो हिल्डे का पिता है जो अपनी ही बनाई कहानी के अंदर अपनी बेटी के लिए सुराग छोड़ रहा है। ये तो दिमाग को झकझोर देने वाला मोड़ है। तो एक कहानी के अंदर एक और कहानी चल रही है। हाँ। ये तो प्लेटो की गुफा जैसा ही हो गया। सोफी जिसे अपनी हकीकत समझ रही थी, वो किसी और की कहानी की परछाई निकली। बिल्कुल। और अब किताब का सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि तुम कौन हो, बल्कि ये बन जाता है कि तुम्हारी हकीकत क्या है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम अपनी हकीकत समझते हैं, क्या वो वाकई असली है, या हमारी समझ भी किसी बड़े फ्रेमवर्क, किसी बड़ी कहानी का हिस्सा है। तो जब सोफी और एल्बर्टो को ये पता चलता है कि उनकी हर हरकत, हर सोच, हर फैसला किसी लेखक द्वारा लिखा जा रहा है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या वो हार मान लेते हैं? नहीं। और यही कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। वो हार नहीं मानते। अच्छा। वो अपने बनाने वाले यानी हिल्डे के पिता के नियंत्रण से भागने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे काम करने की योजना बनाते हैं जो कहानी में लिखे नहीं है। मतलब? वो अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं। मतलब एक काल्पनिक किरदार अपने लेखक के खिलाफ बगावत कर रहा है। हाँ, और उनकी ये कोशिश कहानी को दर्शन शास्त्र के सबसे पुराने और गहरे सवालों में से एक से जोड़ देती है। स्वतंत्र इच्छा बनाम नियति, फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी। क्या हम अपनी जिंदगी खुद जीते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं, या हम सब किसी अदृश्य ताकत, किसी ब्रह्मांडीय लेखक की लिखी हुई स्क्रिप्ट को जी रहे हैं?
तो सोफी और अल्बर्टो का संघर्ष इसी सवाल का एक जीता जागता रूप बन जाता है। बिल्कुल, उनका संघर्ष एक नाटकीय रूप बन जाता है इस सवाल का कि क्या हमारे फैसले हमारे अपने हैं या सब कुछ पहले से तय है। तो अब कहानी में 3 अलग-अलग परतें या स्तर साफ दिखने लगते हैं। हाँ। पहला स्तर है हिल्डे की असली दुनिया, जहां वो नॉर्वे में अपने कमरे में बैठकर ये किताब पढ़ रही है। बिल्कुल। दूसरा स्तर है सोफी की काल्पनिक दुनिया, जो उस किताब के पन्नों के अंदर मौजूद है और जिसे हिल्डे के पिता लिख रहे हैं। और तीसरा स्तर है दर्शन शास्त्र के विचारों की दुनिया, जिसमें सुकरात, प्लेटो और डिकार्टस रहते हैं और जिसके बारे में सोफी और एल्बर्टो बात कर रहे हैं। और ये तीनों दुनिया एक दूसरे से इस तरह जुड़ जाती हैं कि पढ़ने वाला भी सोचने लगता है कि हकीकत की सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं। और यही किताब का असली मकसद सामने आता है। इसका काम तैयार जवाब देना नहीं है। नहीं, बल्कि सवाल पूछना है। हाँ, पाठक को सोचने के लिए उकसाना है। ये उन बड़े सवालों को फिर से हमारे सामने रखती है जो कहानी की शुरुआत में पूछे गए थे, लेकिन अब उनका मतलब और भी गहरा हो गया है। जैसे कि हम असल में कौन हैं? क्या हम सिर्फ ये शरीर हैं, या हमारा दिमाग, या हमारी चेतना? सोफी की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी पहचान कितनी स्थायी है। अगर हमारी यादें और विचार भी लिखे जा सकते हैं, तो हमारा स्व क्या है? और दूसरा बड़ा सवाल, ये दुनिया कैसे बनी? क्या इसके पीछे विज्ञान के नियम है, जैसा डार्विन ने बताया, या किसी धर्म की बताई हुई शक्ति? और किताब किसी एक जवाब को सही नहीं ठहराती। बिल्कुल नहीं, बल्कि हर नजरिए को समझने का मौका देती है और कहती है कि सबसे जरूरी चीज है सवाल पूछते रहना। और शायद सबसे बड़ा सवाल जो कहानी के इस मोड़ के बाद उठता है, क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी हुई है? क्या हम आजाद हैं या किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं? सोफी की लड़ाई हमें अपनी आजादी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और इसी से जुड़ा वो सबसे बेचैन करने वाला सवाल है जिसे किताब हमारे लिए छोड़ देती है। अगर सोफी को पता चलता है कि वो काल्पनिक है, तो क्या ये संभव है कि हम भी किसी की कल्पना का हिस्सा हों? हाँ, ये सवाल अब सिर्फ एक कहानी का सवाल नहीं रहता। ये विज्ञान और दर्शन की दुनिया में भी पूछा जाता है। क्या हमारा ब्रह्मांड एक विशाल सिमुलेशन हो सकता है? किताब हमें इस संभावना के साथ अकेला छोड़ देती है। तो कहानी का अंत कैसे होता है? क्या सोफी और एल्बर्टो उस लेखक की दुनिया से भाग पाते हैं? हाँ, एक तरह से कामयाब होते हैं। अच्छा, हिल्डे के जन्मदिन की पार्टी के दौरान जब कहानी अपने चरम पर होती है, वो दोनों उस किताब से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में? बाहर की दुनिया में उनका अस्तित्व बदल जाता है। वे भौतिक शरीर नहीं रहते, बल्कि एक अलग तरह की चेतना या आत्मा बन जाते हैं, जिसे आम लोग जैसे हिल्डे देख नहीं सकते। तो वो अब कहानी के नियमों से तो आजाद हैं, लेकिन उनकी हकीकत भी बदल चुकी है। और हिल्डे का क्या होता है? वो अपने पिता से मिलती है, और क्या वो इस पूरे प्रयोग से खुश होती है? जब हिल्डे अपने पिता से मिलती है तो वो उसे बताती है कि उसने जो किया वो सिर्फ एक कहानी लिखना नहीं था, उसने चेतना का निर्माण किया था। और उसे ये भी समझाती है कि कहानियों और उनके किरदारों की भी अपनी एक जिंदगी होती है, उनका अपना एक सम्मान होता है, उन्हें सिर्फ कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो हिल्डे भी इस सफर में बहुत कुछ सीखती है, सिर्फ दर्शन के बारे में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और रचना के बारे में भी। तो आखिर में ये किताब हमें कुछ बहुत गहरे संदेश देती है। पहला, कि सवाल पूछना ही ज्ञान की असली शुरुआत है। हाँ, जिस दिन हम हैरान होना और सवाल पूछना बंद कर देते हैं, उसी दिन हम सीखना बंद कर देते हैं। और दूसरा, कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी की कहानी के किरदार भी हैं और कुछ हद तक लेखक भी। हमारे पास अपनी कहानी को दिशा देने की ताकत है। बिल्कुल। किताब हमें याद दिलाती है कि जिस दुनिया को हम रोजमर्रा की और साधारण मान लेते हैं, वो असल में चमत्कारों और रहस्यों से भरी है। जरूरत बस उस बच्चे जैसी जिज्ञासा को जिंदा रखने की है, जो हर चीज को पहली बार की तरह देखे। हाँ, ये कहानी एक सवाल से शुरू हुई थी, तुम कौन हो? और ये हमें उसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, लेकिन एक बहुत गहरी समझ और अनगिनत नए सवालों के साथ। तो आखिर में ये किताब हमें एक बहुत बड़े और शायद थोड़े बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, और वही सवाल इस चर्चा का भी अंत है, जो श्रोताओं के सोचने के लिए है। क्या है वो सवाल? अगर सोफी काल्पनिक है, तो क्या हम भी हो सकते हैं? ये सवाल शायद हमें हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि हमारी अपनी हकीकत कितनी वास्तविक है, और इसे जानने की कोशिश ही शायद जीने का सबसे बड़ा रोमांच है।